Okay student, the next I want to explain you the effect of devaluation. अभी तक मैंने आपको explain किया था कि devaluation के क्या objective होते हैं, क्या causes है, why do we need devaluations. अब होते हैं what are the basic impact of devaluations, कि after adaptations of devaluation what are the impact show in our economy, on our economy, कि हमारी अर्थव्यवस्था पर एटलीस्ट किस किस स्टाइल के इम्पैक्ट शो होते हैं मैंने गवर्नमेंट अडप्ट डिवेल्युएशन, जब किसी कंट्री की गवर्नमेंट के थ्रू डिवेल्युएशंस को अडप्ट किया जाता है. देन फर्स्ट ऑफ ऑल रिलीफ इन बीओपी. फर्स्ट जो पॉजिटिव इम्पैक्ट शो होता है इट इज रिलीफ ऑन बीओपी, कि हमारा जो बीओपी कंटिन्यूस नेगेटिव और डेफिसिट शो कर रहा होता है ऑलमोस्ट, तो बीओपी जो है वो एक फेवरेबल कंडीशंस को शो करता है. इट मीन्स टोटल रिसिप्ट जो है वो हमारी हाई होती है फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज या फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, एंड टोटल पेमेंट टू फॉरेन कंट्रीज वो हमारे कुछ लोअर हो जाते हैं. तो यहाँ पर बीओपी जो है वो हमारा फेवरेबल में होता है. बीओपी क्या होता है, कॉमर्स के स्टूडेंट हो आप सब जानते हो, टोटल जो विजिबल और इनविजिबल गुड्स का जो ट्रांजेक्शन्स होता है एटलीस्ट ये उसकी समरी बीओपी होता है. इट मे बी ऑलवेज, इट इज ऑलवेज फेवरेबल, इट इज ऑलवेज इन बैलेंस्ड कंडीशंस, बट कुछ रिलैक्सेशंस मिल जाता है. जो कंटिन्यूस हमारा पेमेंट पहले हाई होता था एटलीस्ट अब हमारी रिसिप्ट हाई होती है ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट. इनक्रो हमारे यहाँ एक्सपोर्ट अब हाई हो जाते हैं, इस वजह से बीओपी का थोड़ा सा रिलैक्सेशन कंट्री में आ जाता है. देन सेकंड इम्पैक्ट होता है चेक ऑन डंपिंग. तो डंपिंग की पॉलिसी क्या होती है, अब मैं आपको यह समझाना चाहती हूँ कि डंपिंग जो है, डिवेल्युएशंस हर्ट द बिजनेसमैन ऑफ दोज कंट्रीज. डिवेल्युएशन ऐसी कंट्री के बिजनेसमैन को हर्ट करता है हु आर बेंट अपॉन क्रशिंग द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के प्रोडक्ट पर एक बैड इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट करते हैं बाय सेलिंग देयर कमोडिटीज लोअर प्राइस देन कॉस्ट. वो अपनी कमोडिटी को लोअर प्राइस देन कॉस्ट पर सेल कर करके हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को जो है उस पर एक बैंड क्रशिंग जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, उन पर एक बर्डन जो है एक इस स्टाइल की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. दिस इज नॉन एज डंपिंग, कि इंटरनेशनल मार्केट में अदर कंट्री के द्वारा हमारे जैसा ही सेम प्रोडक्ट लोअर कॉस्ट पर जो है वो सेल किया जा रहा है, वो एक्सपोर्ट किया जा रहा है. देन दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज नॉन एज डंपिंग. एंड डिवेल्युएशन हर्ट ऑन डंपिंग. डिवेल्युएशन डंपिंग को हर्ट करता है, ये डंपिंग को चेक ऑन करता है, क्योंकि डंपिंग एक अलग तरीका था, वहां आप लोअर कॉस्ट से सेल कर रहे हो, अब आप डिवेल्युएशन को अडॉप्ट कर करके भी लोअर कॉस्ट पर आप इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर सकते हो, बट डिवेल्युएशन इज बेटर देन डंपिंग. तो ये जो होता है नेक्स्ट इम्पैक्ट जो शो होगा वो होगा कि डंपिंग पर कंट्रोल लग जाएगा. जो अदर कंट्रीज जो थी, जो हमारी कंपिटिटर कंट्रीज थी, जो डंपिंग की पॉलिसी को अडॉप्ट कर रही थी और हमने डिवेल्युएशन की प्रोसेस को अडॉप्ट किया, तो हमारी डोमेस्टिक जो है इंडस्ट्री एटलीस्ट वो एक सेफ पॉइंट पे चली जाएगी. उसके बाद आता है राइज इन इंटरनल प्राइजेस. अब ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट शो हो रहा है, राइज इन इंटरनल प्राइजेस ड्यू टू अडेप्टेशंस ऑफ डिवेल्युएशन. ऑलरेडी क्या होता है, ऑलमोस्ट एक्सपोर्ट विल इंक्रीज, एक्सपोर्ट जो है वो हाई हो जाते हैं आफ्टर अडप्टिंग डिवेल्युएशन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो थी वो शो लोअर होती है इंटरनेशनल मार्केट में, जहां हम पहले बहुत हाई प्राइस पर उस कमोडिटी को सेल कर रहे थे, अब एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा चीपर हो गए, तो हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गया. और जब एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाता है तो द टोटल सप्लाई ऑफ कमोडिटी गेट रिड्यूस इनसाइड द कंट्री. टोटल जो सप्लाई है कमोडिटीज़ की वो इनसाइड द कंट्री रिड्यूस हो जाती है, और उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि प्राइस इंक्रीजेस, प्राइस जो है वो हाई हो जाते हैं. तो ये इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट था, राइजेज इन इंटरनल प्राइजेस आफ्टर अडेप्टेशंस ऑफ डिवेल्युएशन इनसाइड द कंट्री. कमोडिटीज़ और सर्विसेज के प्राइस हाई हो जाते हैं बिकॉज जो एक्सेस में सप्लाई थी वो तो एक्सपोर्ट हो जाती है, और एक्सपोर्ट होने के बिहाफ पर इनसाइड द कंट्री टोटल क्वांटिटी ऑफ सप्लाई जो है कमोडिटीज़ की वो लोअर हो जाती है. इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है वो प्राइस हाई हो जाता है. उसके बाद इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, दिस इज ऑल्सो ए पॉजिटिव इम्पैक्ट, कि आफ्टर अडेप्टेशंस ऑफ डिवेल्युएशंस चीपर कमोडिटी हो गई, हमारी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो गई, और इंटरनेशनल मार्केट में हमारी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड हाई हो गई, इस वजह से एक्सपोर्ट प्रमोट हो गया. उसके बाद रिडक्शन इन इम्पोर्ट, दिस इज ऑल्सो ए पॉजिटिव इम्पैक्ट विच इज शो ऑन आवर इकोनॉमी
आफ्टर अडेप्टेशन ऑफ डिवेल्यूएशन, डिवेल्यूएशन को अडेप्ट करने के बाद में इम्पोर्ट जो होते हैं वो कॉस्टली हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो इम्पोर्ट हाई होने की वजह से यहाँ पर हमारी जो डिमांड है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो ये क्लियर हो गए, यहाँ तक मैं मिटा देती हूँ। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, कि इनसाइड द कंट्री जो है हमारा एक्सपोर्ट जो है वो हाई होता है। एक्सपोर्ट हाई क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो हमारा प्रोडक्शन था उसके जो प्राइस है इंटरनेशनल मार्केट में वो बहुत लोअर आते हैं। तो इफ द डिमांड इज हाईली इलास्टिक, अगर हमारे जो प्रोडक्ट की डिमांड है, इफ द डिमांड इज हाईली इलास्टिक, if the demand is highly elastic, then it increase in export much more. It increase in export much more, and if the demand is less elastic या inelastic, then export का जो इंक्रीमेंट होगा वो थोड़ा सा लोअर रेट्स पे होगा, या लोअर जो है एक्सपोर्ट वो लेस रेट से इंक्रीज होगा। अब आता है कि एक्सपोर्ट इंक्रीज कि एडेप्टेशन होगा, बट उस पर भी ये डिपेंड करता है कि एटलीस्ट जो कमोडिटी है एटलीस्ट उसकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में कैसी है। इफ हाईली इलास्टिक, अगर हाईली इलास्टिक है तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा एक्सपोर्ट हायर हो जाएगा, और अगर लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक डिमांड है तो हमारा जो है एक्सपोर्ट वो रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद आता है रिडक्शन इन इम्पोर्ट। इम्पोर्ट क्या हो जाते हैं, कॉस्टली हो जाते हैं आफ्टर अडेप्टेशंस वो। तो जो रिडक्शंस है क्वांटिटी में वो अब हमारा क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा इफ डिमांड इज इलास्टिक। डिमांड इज इलास्टिक देन रिडक्शन रेट जो होगी वो हाई होगी। कॉस्टली हो गया आफ्टर अडेप्टेशंस। अब उस प्रोडक्ट की डिमांड अगर इलास्टिक है तो जो रिडक्शंस होगा वो बहुत हाई रेट से होगा और बहुत लोअर से होगा इफ द डिमांड इज इन इलास्टिक। देन जो रिडक्शंस होगा उसकी रेट लो होगी। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा कि यहाँ पर एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा और इंपोर्ट भी डिक्रीज होगा, बट एटलीस्ट इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी, कि उस पर्टिकुलर कमोडिटी की हमारे लिए डिमांड किस स्टाइल की है, एटलीस्ट उसका इम्पैक्ट उसी पे होगा। अगर इलास्टिक है तो जो रेट होगी रिडक्शंस की वो बहुत हाई होगी, और इफ डिमांड इनसाइड द कंट्री इन इलास्टिक है देन जो इम्पोर्ट के जो रिडक्शन की रेट है वो लोअर हो जाएगी, और सेम टाइप की कंडीशंस हमारे यहाँ पर एक्सपोर्ट में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आता है इंक्रीज द बर्डन ऑफ फॉरेन लोन। दिस इज अगेन अ नेगेटिव इम्पैक्ट कि हमारी कंट्री पर जो फॉरेन डेब्ट हमने एटलीस्ट ले रखा है बैक डेट का, उसकी बर्डन जो है अब वो हाई हो जाएगी। वाई? बिकॉज द वैल्यू ऑफ आवर कंट्री इज डिवेल्यूएड एंड अदर कंट्री वैल्यू इज ओवर वैल्यूएड। उस कंट्री की वैल्यू जो है वो ओवर वैल्यूएड हो गई है। इस वजह से जहाँ पहले हमें उसको 10 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, अब हम उसको 13 जो है वो ज़्यादा दे रहे हैं, एक्सेस में दे रहे हैं। हमारे उसके बदले में लॉनिंग अमाउंट के बदले में हमारा जो पेमेंट अब उसको होगा वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है आफ्टर अडेप्टेशंस ऑफ डिवेल्यूएशंस। जो कंट्री ने बैक डेट के जो लोन ले रखे हैं जिनकी रिपेमेंट की डेट अब आ रही है, एटलीस्ट उनकी बर्डन इनसाइड द कंट्री थोड़ा हाई हो जाएगी। तो डिवेल्यूएशन का अडेप्टेशंस बहुत सोच समझ के कंट्री को करना पड़ता है, क्योंकि इस स्टाइल के नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होते हैं। हमें अब पहले की तुलना में उनको लोन जो है वो थोड़ा हाई रेट से देना पड़ेगा। उसके बाद है डिक्लाइन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स। ऑलमोस्ट इनसाइड द कंट्री स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो रिड्यूस हो जाता है, रिडक्शन आ जाता है उसमें। स्टैंडर्ड ऑफ लेवल जो है पब्लिक का, पॉपुलेशन का, वो लोअर हो जाता है। गवर्नमेंट ने तो डिवेल्यूएशन को अडेप्ट कर लिया और एक्सपोर्ट इंक्रीज कर लिया, अपने बीओपी को मेंटेन कर रही है, बट पब्लिक पर उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये शो होता है। सबसे पहले तो लो सप्लाई हो जाती है गुड्स की, सर्विसेज की,
क्योंकि टोटल गुड्स, टोटल ऑलमोस्ट जो प्रोडक्शन एक्सेस का उसका एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। जब एक्सपोर्ट कर दिया जाता है तो इनसाइड द कंट्री जो है हमारे यहाँ सप्लाई जो है कमोडिटीज की वो रिड्यूस हो जाती है, और जब सप्लाई रिड्यूस हो जाती है तो प्राइस लेवल जो है वो हाई हो जाएगा। पहला नेगेटिव इम्पैक्ट ये हुआ। अब आपका प्राइस लेवल तो हाई हो गया, बट आपका इनकम लेवल जो है वो सेम का सेम ही है, बिल्कुल उसी लेवल पर है। तो आप वो कमोडिटीज जो है वो परचेज नहीं कर पाएंगे, उनको कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, देन द लिविंग स्टैंडर्ड विल नॉट मेंटेन। आपके थ्रू वो लिविंग स्टैंडर्ड अब मेंटेन नहीं किया जाएगा, और अगर आपको वो कमोडिटी कंजम्पशन के लिए मिली नहीं तो आपके डिससेटिस्फेक्शन का लेवल हाई हो जाएगा। तो यहाँ पर ये है कि लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद है इंकरेजमेंट ऑफ फॉरेन कैपिटल फ्लो। इनसाइड द कंट्री फॉरेन कैपिटल का फ्लो जो है वो इंक्रीज होगा, इनकरेज होगा। आउटसाइडर जो है, फॉरेनर है, फॉरेन कंट्रीज है, फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, एनआरआई सब मिलकर के इनसाइड द कंट्री इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी हो जाएंगे। गेट फेयरली गुड डिविडेंड ड्यू टू हाई वैल्यूएशन ऑफ दीज करेंसीज। उनकी कंट्री की करेंसी की हाई वैल्यूएशन होगी, इस वजह से उनको जो डिविडेंड की रेट जो है अब वो बहुत हाई रेट से मिलेगा, हाई वॉल्यूम में उनको डिविडेंड मिलेगा, सो दैट दे आर इजीली गेट रेडी टू इन्वेस्टमेंट इनसाइड द कंट्री। तो वो इजीली रेडी हो जाते हैं हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है कि एफडीआई की जो इनकमिंग है वो बहुत ईजी हो जाती है, कैपिटल का फ्लो इनसाइड द कंट्री वो हाई हो जाता है, वॉल्यूम जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट का वो हाई हो जाता है, और इनसाइड द कंट्री डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से इन्वेस्टमेंट जो है वो इनकरेज होते हैं। तो these are all the impact which show after adaptations of devaluation, कि किसी भी कंट्री में अगर डिवेल्यूएशन को अडेप्ट किया जाता है तो उसके ये पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट जो है इनसाइड द कंट्री देखने को मिलते हैं। अब आता है डिवेल्यूएशन इन इंडियन रुपीज, कि रियल में इंडिया में डिवेल्यूएशन को कब कब अडेप्ट किया गया और किस किस कंडीशंस में अडेप्ट किया गया। इनसाइड द कंट्री में डिवेल्यूएशन हुआ। देन फर्स्ट डिवेल्यूएशन इज 20 सितंबर 1949। 20 सितंबर 1949 30.5% से फर्स्ट टाइम डिवेल्यूएशन किया गया इनसाइड द कंट्री। एंड वैल्यू ऑफ इंडियन रुपीज इन टर्म ऑफ गोल्ड, उस वक्त हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड चल रहा था, देन इंडियन रुपीज की वैल्यू है इन द टर्म ऑफ गोल्ड वो रिड्यूस हो गई। कहाँ से रिड्यूस हो गई? 268,601 ग्रेन से, ग्रेन चलता था, ग्रेन से लेकर के कहाँ तक रिड्यूस हो गई? 186,621। फर्स्ट टाइम जो हमारे यहाँ कंट्री में डिवेल्यूएशन को अडेप्ट किया गया, इट इज ऑन 20 सितंबर 1949, 30.5% आफ्टर जस्ट इंडिपेंडेंस के हमने अडेप्ट कर लिया। वैल्यू ऑफ इंडियन रुपीज इन द टर्म ऑफ गोल्ड, द वैल्यू ऑफ इंडियन रुपीज इन द गोल्ड in the term of gold will reduce from this to this। जो हमारे रुपए की वैल्यू गोल्ड में इतनी थी वो वैल्यू डाउनफॉल होकर के इतनी हो गई, एंड 30.22 सेंट, 30.225 सेंट जो है इन द टर्म ऑफ डॉलर, इन द टर्म ऑफ डॉलर ये रिड्यूस हो गई इन द टर्म ऑफ डॉलर। स्टार्टिंग में व्हेन आवर कंट्री इंडिपेंडेंस 1 रुपीज इज इक्वल टू 1 यूएस डॉलर। सोचिए आप, ये कंट्री की करेंसी की थी 1 रुपीज इक्वल टू 1 यूएस डॉलर व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंट। जब हम स्वतंत्र हुए थे तब ये कंडीशन चल रही थी, और आफ्टर 2 इयर्स में ही ये हो गया कि 30 सेंट से जो है वो वैल्यू रिड्यूस हो गई। इट मीन्स अब 1 इंडियन रुपीज इक्वल टू 70 सेंट, ये कंडीशंस उस वक्त आ गई, और ये जो रिडक्शन हुआ वो यहाँ तक 0.268601 ग्राम से लेकर के 0.186621 ग्राम तक आ गया। दिस इज द फर्स्ट डिवेल्यूएशन which was adopted by our government at first time। फर्स्ट टाइम में हमारा इतना हुआ। देन सेकेंड टाइम, second time on 6th June 1966, 6 June 1966 biggest devaluation 36.5% से हुआ, and value of Indian rupees in term of gold
वैल्यू ऑफ इंडियन रुपीज इन टर्म ऑफ गोल्ड विल रिड्यूस, कहां से कहां तक होगी रिडक्शंस, फ्रॉम 186,621 ग्रैंड जो था उससे रिड्यूस होकर के 118,489 ग्रैंड तक रह गया। सबसे सेकंड टाइम जो रिडक्शन हुआ इट वाज ऑन 6 जून 1966, 36.5% से रिडक्शन हुआ। वैल्यू ऑफ इंडियन रुपीज इन द टर्म ऑफ गोल्ड जो है वो यहाँ से रिड्यूस होकर के वहां चली गई। उस समय गोल्ड स्टैंडर्ड चलता था, एक्सचेंज रेट जो डिटर्मिनेट की जाती थी वो गोल्ड के बिहाफ पे हमारे यहाँ एक्सचेंज रेट थी। मिंट पार पैरिटी थ्योरी को अडॉप्ट किया जाता था। गोल्ड में कंट्री की वैल्यू को इवेल्युएट कर करके और फिर देखा जाता था कि आपके रुपए में गोल्ड की वैल्यू क्या है। ये सब एक्सचेंज रेट के डिटर्मिनेशन वाले जो है टॉपिक आपको उसमें देखने को मिलेगा। तो ये जो है सेकेंड टाइम के हमारे डिवेल्युएशन का इम्पैक्ट है कि सेकेंड टाइम जो डिवेल्युएशन किया गया वो यही है। ऑलमोस्ट आपको इसी को फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया गया, बहुत सी बुक्स में इसी को फर्स्ट टाइम माना गया, बट इट इज ऑन सेकेंड टाइम। तो ये था आपका 6 जून 1966 को जो डिवेल्युएशन हुआ उसकी। अब आता है हमारा थर्ड टाइम। थर्ड टाइम 1 जुलाई 1991 से लेकर के 31 जुलाई 1991 तक जो है ये किया गया। 1 जुलाई अंडर प्रेशर ऑफ IMF। सबसे पहले किस कब किया गया था? अंडर प्रेशर ऑफ IMF के अंडर प्रेशर में आकर के इंडियन गवर्नमेंट ने इस डिवेल्युएशन को अडॉप्ट किया था। एंड 1 जुलाई 1991 से लेकर के 31 जुलाई 1991 तक हमने डिवेल्युएशन को अडॉप्ट किया। और ऑलमोस्ट इस समय में इंडियन रुपीस की जो वैल्यू डाउनफॉल हुई वो 50% तक के हमने डिवेल्युएशन को अडॉप्ट कर लिया गया था। तो यहाँ पर जो डिवेल्युएशन हुआ IMF के अंडर प्रेशर में हुआ और रिसॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ BOP। प्रॉब्लम ऑफ BOP, हमारे BOP की जो कंडीशंस थी वो बहुत पुअर थी, नेगेटिव में था, क्राइसिस की सिचुएशन चल रही थी। इस वजह से इंडियन रुपीस को रिड्यूस किया गया 8.19% से लेकर के 10.15% तक की रिडक्शन हुई इन द टर्म ऑफ मेजर इंटरनेशनल करेंसी। इन द टर्म ऑफ जो मेजर इंटरनेशनल करेंसीज थी उनके रेफरेंस में, मेजर इंटरनेशनल करेंसी। तो ये था हमारा थर्ड टाइम का डिवेल्युएशन विच वाज अडॉप्टेड ऑन 1 जुलाई 1991 से लेकर के 31 जुलाई 1991 तक था। उसमें टोटल अगर डिवेल्युएशन को देखें तो इंडियन रुपीस जो है वो 50% तक डिवेल्युएट कर दिया था। अंडर प्रेशर IMF हमारी गवर्नमेंट को ये एक्शंस लेना पड़ा। और टू रिसॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ BOP में क्राइसिस चल रहे थे, कंटिन्यूस BOP नेगेटिव में था, तो उसको इंक्रीज करने के लिए लिया गया था 8.91% से लेकर के 10.91% तक का। तो इसी जुलाई में हो गया था, 1 जुलाई तक ही हो गया था। उसके बाद अगर टोटल डिवेल्युएशन को काउंट करें तो इस ड्यूरेशन में 50% तक जो है वो टोटल डिवेल्युएशन हो गया था। तो दिस वाज द हिस्ट्री ऑफ डिवेल्युएशन विच वाज अडॉप्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट के थ्रू जो डिवेल्युएशन को अडॉप्ट किया गया ये उसका स्लाइटली जो है एक्सप्लेनेशन है।